आफ्टरनून स्टूडेंट्स, 67th बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज। आज हम लोग फुल लेंथ टेस्ट 4 का डिस्कशन करेंगे। चलिए अब की बार 140 के पार। पहला जो 10 सेट हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे वो करंट अफेयर्स पे रहेगा, सामयिकी पे रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हु इज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट? यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो सही आंसर है ए, रॉबर्टा मेट्सोला। सही आंसर है ए, यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष रोबर्टा मेट्सोला। ये हैं आपके रोबर्टा मेट्सोला। यूरोपियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, लेट यूरोपियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट डेविड ससोली 11 जनवरी 2022 में उनकी देहांत हो गई थी इटली में। और उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं रॉबर्टा मेट्सोला टेडेस्को ट्रिकास। इनका पूरा नाम है रॉबर्टा मेट्सोला टेडेस्को ट्रिकास। रोबर्टा मेट्सोला एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन पार्लियामेंट की 11 जनवरी 2022 से, क्योंकि डेविड ससोली जो फुल टाइम प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, उनका देहांत 11 जनवरी 2022 को हो गया। मेट्सोला इज ऑल्सो he was firstly elected as a member of European Parliament in 2013। उनका राजनीतिक सफर यूरोपियन पार्लियामेंट में 2013 से स्टार्ट हुआ था और नवंबर 2020 में, इन नवंबर 2020, she was elected as the first vice president of the European Parliament। तो पहली या प्रथम उपाध्यक्ष यूरोपियन पार्लियामेंट के रूप में रोबर्टा मेट्सोला का चयन नवंबर 2020 में हुआ था। तो शी वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट इन नवंबर 2020। हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF? IMF के प्रबंध निदेशक कौन हैं? तो वो हैं आपकी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। सही आंसर है 2 का ए। वाई सी इज इन न्यूज? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो कि IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि उन्होंने पियरे ओलिवर गोरचिंसास का नियुक्ति किया है। सी हैज अपॉइंटेड पियरे ओलिवर गोरचिंसास as the IMF's economic counselor and director of the research department। अभी क्रिस्टिना जॉर्जिवा मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशिका के द्वारा पियरे ओलिवियर गौरिंचास की नियुक्ति हुई है, इसलिए IMF अभी न्यूज में है। मार्लिन बर्गमैन, ऑस्कर विनिंग लिरिसिस्ट, डाइज। ही बिलोंग्ड टू विच कंट्री? मार्लिन बर्गमैन ऑस्कर विजेता गीतकार का निधन हो गया था, वो किस देश से थे? तो वो थे अमेरिका से। 3 का सही ऑप्शन है ए। तो मार्लिन बर्गमैन, और इनका डेथ एट द एज ऑफ 93 लॉस एंजलिस, जो कि उनका घर था, वहां पे हो गया। इनको 16 एकेडमिक अवार्ड नॉमिनेशंस के लिए, इनको 16 बार एकेडमिक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था और 3 बार वो जीती भी थी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण उनका है द वे वी वेयर, पहला। दूसरा है विंडमिल्स ऑफ योर माइंड और तीसरा है
स्टैंस यंटल, ये तीन इनका जो बेस्ट लिरिसिस्ट का एग्जाम्पल हम लोग को मिलता है। हु इज प्रेसिडेंट ऑफ AIIB? क्वेश्चन नंबर 4, AIIB के अध्यक्ष कौन हैं? तो AIIB के अध्यक्ष जीन लुकुन हैं, जीन लुकुन। अब AIIB न्यूज में क्यों है? AIIB का अर्थ है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB का अर्थ है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक न्यूज में क्यों है? वो न्यूज में इसलिए है कि भारत के RBI के भूतपूर्व गवर्नर, फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर उर्जित पटेल को ये बीजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्ति हुई है। उर्जित पटेल हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। AIIB का इंडिया फाउंडिंग मेंबर है और चाइना के बाद, चीन के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग शेयर इंडिया का है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB में 5 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और उसमें से एक वाइस प्रेसिडेंट हमारे मिस्टर उर्जित पटेल हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए है और वो RBI के 24th गवर्नर थे। AIIB बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का काम क्या है? जैसा कि नाम बताता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी ये डेवलपमेंट बैंक है जिसका उद्देश्य यह है कि एशिया में आर्थिक और सामाजिक विकास लाना। कितने सदस्य हैं इस बैंक में? तो 104 सदस्य हैं। ये बैंक किस देश की उपज है? तो बैंक वॉज प्रपोज्ड बाय चाइना इन 2013। और ये बैंक कब लॉन्च हुआ? तो ये बैंक लॉन्च हुआ 2014 में। AIIB का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की मुख्यालय बीजिंग में है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन SCO, Shanghai Cooperation Organization? How many permanent member states of SCO are there? SCO के कितने स्थायी सदस्य राज्य हैं? तो वो है आपका 8। अदरवाइज SCO में यानी सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर 9 मेंबर्स, 9 मेंबर स्टेट्स, 9 देश हैं। इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इंडिया SCO को 2017 में ज्वाइन की थी। इंडिया ज्वाइंड SCO एट द अस्ताना समिट इन 2017। 2017 में इंडिया SCO को ज्वाइन की थी। 2022 इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है जहां तक SCO का सवाल है, जहां तक सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, क्योंकि 2022-2023 में इंडिया को इसका अध्यक्ष पद मिलने वाला है। इंडिया विल assume the presidency of SCO. Question number 6. Which bank has recently announced the launch of green fixed deposits
where the deposit proceeds will be used to finance projects and firms supporting the UN SDG, Self Development Goals. SDG का मतलब होता है Self Development Goals. हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू करने की घोषणा की है, जहां जमा राशि का उपयोग संयुक्त राष्ट्र एसडीजी का समर्थन करने वाली परियोजनाओं और फर्मों के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा? तो वो बैंक है इंडसइंड बैंक। 6 का सही ऑप्शन है ए। ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या है? ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब है कि इस बैंक में जो फिक्स्ड डिपॉजिट होगा वो संयुक्त राष्ट्र के जो प्रदूषण उत्सर्जक को कम करने वाले प्रोजेक्ट में ही इस फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा उसमें लगेगा, जैसे कि एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, हरित परिवहन, सस्टेनेबल फूड, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारा कुछ जो है ये ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट के तहत फाइनेंस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, SEBI has recently made several important changes in the rules related to the use of money raised from the IPO. Which of the following is one of them? Acquisitions will have to be disclosed. सेबी ने हाल ही में आईपीओ से जुटाई गई रकम के इस्तेमाल से जुड़े नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक है? अधिग्रहण का खुलासा करना होगा। कहने का मतलब है कि आईपीओ से यदि आप पैसा रेज करते हैं, पैसा आईपीओ से लाते हैं, तो उससे क्या आप खरीद रहे हैं, भविष्य में आप क्या खरीदने वाले हैं, ये सारा चीज आपको बताना होगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एक फंड है जिसको हम लोग जीसीपी फंड कहते हैं, और ये फंड भी अब सेबी के निगाह में आ चुका है। मीन्स हर एक कंपनी के जीसीपी फंड को भी ये निगरानी में, सेबी के निगरानी में आएगी। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following state has topped the GST collection in December 2021? निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2021 में जीएसटी संग्रह में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो दिसंबर 2021 का आंकड़ा ले तो सही आंसर है आपका ओडिशा। 8 का सही ऑप्शन है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। The Reserve Bank of India has recently extended the tokenization rules till which of the following date? 30 जून 2022। 9 का डी। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में टोकन नियमों को निम्नलिखित में से किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो वो है 30 जून 2022। अब जरा हम लोग टोकेनाइजेशन रूल्स, टोकन नियम पे जरा हम लोग चर्चा कर लें। देखिए, टोकेनाइजेशन नियम या रूल ये कहता है कि जैसे आप यदि क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो पूरा डिटेल्स भरते हैं, लेकिन इस ट्रांजैक्शन को, इस पैसे के आवागमन को और सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई कहती है कि कोई भी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, इसके जगह आपको एक कोड मिलेगा और इसी कोड को टोकन कहा जाता है। इससे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो सेफ रहता है। दिसंबर 31, 2021 तक आरबीआई कही थी कि आप लोग जो है, जो भी कंपनी है, जो भी बैंक है, अपने सिस्टम को चुस्त दुरुस्त कर लीजिए। लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है 30 जून 2022 तक, क्योंकि बैंक तो तैयार है, अपने सिस्टम में चेंज कर चुकी है, लेकिन बहुत सारी कंपनी है जो इस्तेमाल करती है, उसमें अभी बदलाव करना बचा है।
क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड acquired 4.93% स्टेक इन इंडियन गैस एक्सचेंज। 10 का सही ऑप्शन है बी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इंडियन गैस एक्सचेंज में 4.93% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो 10 का सही ऑप्शन है बी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड अनाउंस की है कि इंडियन गैस एक्सचेंज में उसका जो अधिग्रहण हुआ है 4.93% हुआ है। अब हम लोग चलते हैं बिहार करंट अफेयर्स पे, बिहार के सामयिकी पे। बिहार करंट अफेयर्स। बिहार से कौन ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं? हु हैज बिकम द वाइस चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स बैंक फ्रॉम बिहार? तो सही आंसर है ए, अनिल किशोरा। अनिल किशोरा ये भोजपुर के हैं और ये पद हासिल करने वाले ये पहले भारतीय हैं। इज द फर्स्ट इंडियन टू ऑक्युपाई सच अ कोवेटेड पोजीशन। और ब्रिक्स बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके प्राडो टाइजो। वो है आपके प्राडो ट्राइजो और प्राडो टाइजो ब्राजील के हैं। क्वेश्चन 11 का सही ऑप्शन है ए। बिहार के किस जिले में नमस्कार सखी श्रृंखला शुरू की गई है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार नमस्कार सखी सीरीज हैज बीन स्टार्टेड? तो ये स्टार्ट किया गया है मुजफ्फरपुर में। 12 का सही ऑप्शन है डी। ये क्या है कि बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में एक चेन, ह्यूमन चेन जैसा बनाया गया है और ये जो चेन है कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करेगी। तो कोरोना के प्रति जागरूकता या अवेयरनेस रिगार्डिंग कोरोना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नमस्कार सखी श्रृंखला और नमस्कार सखी श्रृंखला मुजफ्फरपुर में शुरू की गई है। किस राज्य ने ई गवर्नेंस स्वर्ण पदक जीता है? विच स्टेट हैज वोन द ई गवर्नेंस गोल्ड मेडल? सो द स्टेट इज बिहार। 13 का है ए। क्वेश्चन नंबर 14, फोर्ब्स इंडिया के 2020 में देखने के लिए 20 लोगों की सूची में बिहार से किसे शामिल किया गया है? हु फ्रॉम बिहार has been included in Forbes India list of 20 people to watch, देखने के लिए in 2020? तो एक हैं आपके कन्हैया कुमार और दूसरे हैं प्रशांत कुमार। तो सही ऑप्शन है सी, दोनों। कन्हैया कुमार 12वीं पोजीशन, प्रशांत 16वीं पोजीशन और पहला स्थान फर्स्ट पोजीशन है आपके भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के अमेरिकी। वो पॉलिटिकल कमेंट करते हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार हैं। इनका नाम है हसन मिनहाज। हसन मिनहाज हैज ऑक्युपाइड द फर्स्ट पोजीशन। बिहार से किसे नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड नारी शक्ति पुरस्कार फ्रॉम बिहार? तो बीना देवी भी और भावना कंठ भी। तो बोथ बीना देवी एंड भावना कंठ, यानी 15 का सही ऑप्शन है सी। बीना देवी मुंगेर की हैं और इनको बोला जाता है मशरूम महिला। मीन्स ही हैज प्रमोटेड द वेजिटेशन ऑफ मशरूम इन बिहार, इसीलिए बीना देवी को मशरूम महिला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मशरूम महिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो बीना देवी को जाना जाता है। बीना देवी इज नोन एज मशरूम लेडी, क्योंकि मशरूम की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए इसलिए इनका नाम मशरूम महिला या मशरूम लेडी रखा गया है। 17, बिहार सड़क सुरक्षा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बिहार रोड सेफ्टी कमिटी? तो सही आंसर है अभय मनोहर सप्रे। अभय मनोहर सप्रे। और अभय मनोहर सप्रे कमिटी का नाम भी है, समिति का नाम भी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार
जाति हिस्सा के मामले में बिहार का स्थान क्या है? एज पर द डाटा रिलीज्ड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ कास्ट वायलेंस? तो वो है आपका पहला, दैट इज फर्स्ट। तो 18 का है सही ऑप्शन ए। 19, इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड योजना में बिहार का कौन सा जिला सूची में सबसे ऊपर है? इंस्पायर यानी प्रेरणादायक, नवाचार की सूची में विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज टॉप द लिस्ट इन इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम? तो सही आंसर है वैशाली। 19 का सही ऑप्शन है सी। भारत न्याय रिपोर्ट 2020 में बिहार का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020? तो टाटा ट्रस्ट की तरफ से यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी किया गया है 2020 में, एंड बिहार का जो रैंक है वो 13वां है और सबसे ऊपर में आपका महाराष्ट्र है। अब हम लोग चलते हैं प्राचीन इतिहास और स्टार्ट करेंगे नियोलिथिक साइट्स इन इंडिया, भारत में नवपाषाण स्थल, जो कि पिछले टेस्ट से हम लोग अपने आप को जारी रखे थे। क्वेश्चन नंबर 21, हम लोग अब प्री हिस्टोरिक साइट्स इन इंडिया नियोलिथिक पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल, नवपाषाण स्थल पे अपने आप को अगले 10 क्वेश्चन में केंद्रित करेंगे। एट विच नियोलिथिक साइट वी हैव फाउंड कैटल पेन? सही आंसर है महगढ़ा। हमें किस नवपाषाण स्थल पे मवेशियों के घर मिले हैं? मवेशियों घर मतलब क्या? गौशाला। तो किस नवपाषाण स्थल पे गौशाला मिले हैं? तो सही आंसर है महगढ़ा। 21 का सही ऑप्शन है बी, महगढ़ा। महगढ़ा, ये देखिए यहीं पे हम लोग को प्राचीनतम ओल्डेस्ट काउ पेन या गौशाला मिला है। ये महगढ़ा कहां पे है? ये आपके इलाहाबाद में बेलन रिवर, बेलन नदी, बेलन सरिता के नजदीक है। ये सबसे प्राचीनतम हम लोग को गौशाला का साक्ष्य मिला है, यहां पे काउ पेन का एविडेंस मिला है। और यहां पे हम लोग को गेहूं और जौ के भी साक्ष्य मिले हैं। वी हैव गॉट एविडेंस ऑफ व्हीट एज वेल एज बार्ली, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर इज बुर्ज होम नियोलिथिक साइट सिचुएटेड? तो इट इज सिचुएटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 22 का सही ऑप्शन है ए। बुर्ज होम नवपाषाण स्थल कहां स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। चलते हैं, देखिए यही है बुर्ज होम, ये आपके श्रीनगर के नजदीक है, यही है बुर्ज होम। ये देखिए, ये देखिए, ये सब देखिए, है ना। इसके नीचे रहने का आवास है। नवपाषाण युग के लोग इसके नीचे गड्ढे में रहते थे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए पत्थर, ये वाला पत्थर जो है ये कुछ नहीं, ये है ना। ये पत्थर को हम लोग अब इस तरह से देखिए, और ये देखिए ये सब गड्ढा है और ये नीचे लोग यहाँ पे रहते थे। और जब इनका घर देखिएगा आप, जब इनका घर देखिएगा तब देखिए यहाँ पे ना बर्च के पेड़ों का, ये लकड़ी का एक तरह से कॉलम पिलर बना हुआ है और बर्च के पत्तों से ये जो है छत बना है। तो इस तरह से इनका घर जो है बना हुआ करता था। तो अंडरग्राउंड ये लोग रहते थे, भूमिगत रूप से बुर्ज होम के लोग रहते थे। साथ में कंकाल भी देखा गया है, दफन किया जाता था गड्ढों में, और कंकाल के साथ मवेशी भी, कुत्ता का भी अवशेष मिला है हम लोग को। कहने का मतलब स्वामी के साथ उनके पालतू जानवर को भी एक साथ दफन कर दिया जाता था। ये सब एविडेंस हम लोग को बुर्ज होम में मिला है। क्वेश्चन नंबर 23, हु कैरीड द फर्स्ट एक्सकैवेशन एट बुर्ज होम साइट? बुर्ज होम स्थल पे पहली खुदाई किसने की थी? तो 1936 में ही हो गया था, 1936 में ही हो गया था। और
खुदाई करने वाले का नाम था, एक टीम थी, हेलमट डे टेरा और डॉक्टर थॉमसन पैटरसन। बुर्जहोम में सबसे पहले 1936 में ही खुदाई कर लिया गया था और खुदाई करने वाले का नाम था हेलमट डी टेरा और डॉक्टर थॉमसन पैटरसन। तो 23 का सही ऑप्शन है ए। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक टीम आई थी 1936 में और सबसे पहले 1936 में हेलमट डी टेरा और डॉक्टर थॉमसन पैटरसन इसकी खुदाई किए थे। फिर 1960 और 71 के बीच में, 1960 और 71 के बीच में, बिटवीन 1960 एंड 1971 जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तरफ से एक टीम गई थी जिसको हेड कर रहे थे टीएन खजांची और उनके सहपाठी। इसके अलावा हर एक स्तर बाय स्तर बुर्जहोम को हर एक स्तर पे जो है खुदाई हुआ है और ये खुदाई हुआ था 1944 में मोरटाइम व्हीलर के तहत। ये खुदाई हुआ था 1944 में मोरटाइम व्हीलर के तहत और मोरटाइमर व्हीलर उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। तो बुर्जहोम को चरण बाय चरण जो खुदाई हुआ है वो हुआ है मोरटाइमर व्हीलर के द्वारा, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस आगे है इसलिए हम लोग इस बात को, इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज गुफकराल न्यूलिथिक साइट लोकेटेड? गुफकराल नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ही बुर्जहोम के नजदीक ही गुफकराल नवपाषाण स्थल स्थित है। 24 का सही ऑप्शन है ए। गुफकराल जो है ये आप कहिए कि अवंतीपुरा से नजदीक है ना। और ये गुफकराल जो है यहाँ पे हम लोग को देखने को क्या मिलता है? तो गुफा मिलता है और गुफा में हम लोग को जो है मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो गुफकराल जो है ये देखिए, ये गुफा है, ये गुफा है और गुफा में हम लोग को इस तरह के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। गुफ का मतलब गुफकराल दो शब्द से बना है। कश्मीरी भाषा में गुफ को बोलते हैं गुफा को, केव्स को, और कराल का मतलब रहता है पॉटर, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। तो गुफकराल का मतलब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूलिथिक साइट हैज गिवन एविडेंस ऑफ ट्रांजिशंस इन ह्यूमन हैबिटेशन पैटर्न फ्रॉम न्यूलिथिक पीरियड टू मेगालिथिक पीरियड टू द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड? क्वेश्चन को समझिए। निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल ने मानव आवास पैटर्न में नवपाषाण काल से महापाषाण काल से प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तक संक्रमण का प्रमाण दिया है? देखिए, क्वेश्चन का मतलब यह है कि नवपाषाण स्थल जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से कौन सा नवपाषाण स्थल है, कौन सा न्यूलिथिक साइट है जिसमें हम लोग को न्यूलिथिक पीरियड भी मिला है, मेगालिथिक पीरियड भी मिला है और धातु मेटल एज भी मिला है, यानी हिस्टोरिक पीरियड। कौन सा ऐसा जगह है? क्योंकि हम लोग बात किए थे कि 1944 में मोरटाइमर व्हीलर इसके चरण बाय चरण, है ना, स्टेज बाय स्टेज इसका खुदाई हुआ था और उस खुदाई के उपरांत ही हम लोग को मालूम चला कि ये तो सिर्फ पाषाण युग नहीं है, ये सिर्फ न्यूलिथिक नहीं है। न्यूलिथिक के बाद यहाँ मेगालिथिक भी देखा गया और मेगालिथिक के बाद यहाँ पे धातु युग, आयरन एज तक मालूम चला। तो कौन सा वो साइट है? तो 25 का है सही ऑप्शन बी, बुर्जहोम। वो जगह है आपका बुर्जहोम। 25 का सही ऑप्शन है बी। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूलिथिक साइट्स हैव ड्वेलिंग पीट्स? पीट्स का मतलब होता है गड्ढा, ड्वेलिंग मतलब गड्ढे में लोग रहते थे। निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल में भूमिगत आवास गड्ढे होते थे? जैसा हम लोग पहले डिस्कस किए हैं, वो आपका सही ऑप्शन है बुर्जहोम। 26 का सही ऑप्शन है बुर्जहोम। 26 का सही ऑप्शन है बुर्जहोम। ये देखिए, ये इस तरह का, देखिए ये ऊपर से इस तरह से लगता था बुर्जहोम, और लेकिन जब अंदर जाएंगे, गड्ढे में जाएंगे, तो एक छत बना होता था बर्च के पत्तों से, और यहाँ पे लकड़ी का ये पिलर इसको सपोर्ट करता था। यहाँ पे आपको ओवन, चूल्हा, बर्तन सब मिला है। तो अंडरग्राउंड पिट,
हाँ, भूमिगत घर जो है हम लोग को बुर्ज होम में मिलता है। तो 26 का सही ऑप्शन है बी बुर्ज होम। 26 का सही ऑप्शन है बी बुर्ज होम। 27 क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डिड द अंडरग्राउंड ड्वेलिंग पीट्स एट बुर्ज होम कंटेन्ड। बुर्ज होम में भूमिगत आवास गड्ढों से क्या क्या मिला है। ये जो भूमिगत आवास है, भूमिगत घर है, ये अंडरग्राउंड केव जो बुर्ज होम में है, वहां से हम लोग को क्या क्या मिला है। क्या क्या मिला है भाई, तो स्टोन टूल्स मिला, यस, हम लोग को पत्थर के उपकरण मिले हैं। बोन टूल्स मिला है, हाँ, हड्डी के भी उपकरण मिले हैं। और खाना पकाने के बर्तन, यस, कुकिंग पॉट्स भी मिला है, खाना पकाने के बर्तन भी मिला है। तो 27 का सही ऑप्शन है डी। 27 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following evidence at Burj Home dwelling peats proves that the roofs were thatched with birch and supported by wooden posts। बुर्ज होम आवास गड्ढों में निम्नलिखित से कौन सा साक्ष्य साबित करता है कि जो छतें थी बर्च से बनी हुई थी और लकड़ी के खंभों द्वारा समर्थित थी। ये देखिए, ये है बर्च का पेड़, दीज आर नोन एज बर्च ट्रीज, इसलिए बुर्ज होम बोला जाता है। बुर्ज जगह, बुर्ज होम का मतलब ही है कि बर्च ट्री से ये शब्द आया है, बर्च ट्री से। तो इसी के पत्तों से छत बनता था। तो प्रेजेंस ऑफ बर्च एक हम लोग को, इससे हम लोग अपना निष्कर्ष निकाले। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ बर्न्ट क्ले, जली हुई मिट्टी की उपस्थिति भी हम लोग देखे वहां पे। और प्रेजेंस ऑफ चार्ड हे, जले हुए घास और भूसा की उपस्थिति। ये तीनों से हम लोग इस कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष से पहुंचे कि जो घर बनता था वो बर्च के पेड़ से बनता था, बर्च के पत्तों से बनता था, और ये जो लकड़ी है बर्च के लकड़ी से बनता था। ये है आपका बर्च की लकड़ी। तो 28 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 29, Human burials were an important feature of Burj Home Neolithic site. Which of the following animals were buried along with human beings? मानव दफन बुर्ज होम नवपाषाण स्थल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। मानव दफन, मानव को दफन कराया जाता था, एक बहुत बड़ी विशेषता थी। क्यों विशेषता थी? क्योंकि उनके साथ जानवरों को इंसान के साथ दफनाया जाता था। अब सवाल उठता था कि कौन कौन से जानवरों का हम लोग को साक्ष्य मिला है। तो चलिए देखते हैं। डियर मिला है, यस, हिरन मिला है। वोल्फ मिला है, हाँ, भेड़िया भी मिला है। शिप मिला है, गोट मिला है, कैटल मिला है, बफेलो मिला है, भेड़ मिला है, बकरी मिला है, मवेशी मिला है, भैंस मिला है। कुत्ता भी मिला है, यस, वेरी इंपॉर्टेंट फाइंड, कुत्ता भी मिला है, डॉग्स भी मिला है। तो 29 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। 29 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। व्हाट डज गुफ एंड कराल, ये देखिए, गुफ एंड कराल इन गुफ कराल मीन्स इन कश्मीरी लैंग्वेज। गुफ कराल एक कश्मीरी भाषा है। तो गुफ और कराल का अर्थ क्या है? गुफ का मतलब होता है केव और कराल का मतलब होता है पॉटर। कश्मीरी भाषा में गुफ कराल के गुफ और कराल का क्या अर्थ है? तो गुफ का मतलब होता है गुफा और कराल का मतलब होता है कुम्हार। तो 30 का सही ऑप्शन है ए। ये देखिए, ये है गुफा, ये आप देख रहे हैं, ये गुफा है और कुम्हार यहाँ पे बर्तन बना रहे हैं, इसलिए इस जगह को गुफ कराल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, हु कंडक्टेड एक्सकैवेशंस एट गुफ कराल इन 1981-82? पहली बार इसको हम लोग को साइंटिफिकली स्टडी जो हुआ है वो 1981-82 में ही हुआ है। तो 1981-82 में 81-82 में गुफ कराल में खुदाई किसने की थी? तो खुदाई करने वाले का नाम था केडी बैनर्जी और ए.के. शर्मा। केडी बैनर्जी और ए.के. शर्मा। 31 का सही ऑप्शन है आपका ए। 31 का सही ऑप्शन है ए। गुफ कराल आपके पुलवाना के नजदीक है, पुलवाना के नजदीक गुफ कराल है। तो चलिए अब हम लोग एंशिएंट बिहार कहते हैं, और एंशिएंट बिहार में, प्राचीन बिहार में हम लोग बात कर रहे हैं कि 600 ईसा पूर्व से लेके 325 ईसा पूर्व तक की सामाजिक स्थिति। वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल कंडीशन इन बिहार
फ्रॉम 600 BC टू 325 BC। तो हम लोग सामाजिक दशा जो है, बिहार की सामाजिक स्थिति 600 ईसा पूर्व से लेके 325 ईसा पूर्व तक अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगे अगले 10 क्वेश्चन में। 32, व्हाट डज द टर्म पुनर्भा मीन्स, है ना। पुनर्भ शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, पुनर्भ ये तो शादी के लिए, विधवा विवाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वशिष्ठ जो हैं उनको एक खास सहानुभूति थी कि जो चाइल्ड मैरिज, बच्चे जिनकी शादी हो जाती थी और वैसे छोटे बच्चे जब विधवा हो जाते थे तो उनका जब फिर से विवाह होता था तो उसको वशिष्ठ जो है नाम दिए पुनर्भ। तो पुनर्भ इज अ टर्म यूज्ड बाय वशिष्ठ फॉर चाइल्ड विडोज हु गॉट रीमैरिड। तो 32 का है सी ऑप्शन। पुनर्भ शब्द का क्या अर्थ है? वशिष्ठ द्वारा पुनर्विवाह करने वाली बाल विधवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द। तो 32 का है सही ऑप्शन सी। Which of the following is correct for widow remarriage in Bihar in the period from 600 BC to 325 BC? 600 ईसा पूर्व की अवधि से 325 ईसा पूर्व की अवधि तक में बिहार में विधवा पुनर्विवाह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, विधवा पुनर्विवाह, विडो रिमैरिज प्रेवलेंट था, लेकिन हाईएस्ट सेक्शंस में, माने उच्च वर्ण में हम लोग बहुत कम उदाहरण देखते हैं, लेकिन निचले वर्ण में ये एक आम बात थी। यू कैन से दिस। सो सही ऑप्शन है विडो रीमैरिज अमॉन्ग द हायर सेक्शंस वे फ्यू, ये सही है। अ हायर परसेंटेज ऑफ द लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी प्रैक्टिस विडो रीमैरिज। तो 33 का ए और बी। हिंदी में चलते हैं। 600 ईसा पूर्व की अवधि से 325 ईसा पूर्व की अवधि तक में बिहार में विधवा पुनर्विवाह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो उच्च वर्ग में विधवा पुनर्विवाह कम थे, यह सही है, ये ऑप्शन सही है। समाज के निम्न वर्णों में विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन ज्यादा था, यह भी सही है। तो 33 का सही ऑप्शन है ए और बी। 33 ए और बी। अब देखा यह भी गया है कि जब हम लोग विधवा विवाह की बात करते हैं तो जिन विधवा के बच्चे नहीं हैं, खास करके बेटा नहीं है, उनकी दोबारा शादी जल्दी हो जाती थी। अब सवाल है ये बात जो हम आपको कह रहे हैं हम लोग को मालूम कहां से चला? क्वेश्चन नंबर 34 उसी पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर गिव्स अस द एविडेंस दैट सनलेस विडोज फाउंड इट इजी टू रीमैरी देन मदर्स, माने जिनके पास बच्चे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य हमें इस बात का प्रमाण देता है कि पुत्रहीन विधवाओं को माताओं की तुलना में पुनर्विवाह करना आसान होता था? तो अंगुतर निकाय द्वारा हम लोग को मालूम चलता है, और दूसरा जो साक्ष्य है वो हम लोग को नंद जातक। तो अंगुतर निकाय और नंद जातक से ये मालूम चलता है कि बिहार में 600 ईसा पूर्व से लेके 325 ईसा पूर्व के बीच में जो विधवाओं के बच्चे नहीं थे उनकी शादी फिर से या पुनर्विवाह आसानी से हो जाता था, जो कि बाकी लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल आती थी। तो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन है ए और बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। कहां से हम लोग को, कहां से यह साक्ष्य मिलता है कि विधवा पुनर्विवाह निम्न वर्णों में आम बात थी, कोई बड़ी बात थी नहीं? कहां से हम लोग को मालूम चलता है? क्वेश्चन नंबर 35 इसी पे है। विच लिटरेचर सजेस्ट दैट इन द लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विडो मैरिज वॉज एन ऑर्डिनरी अफेयर? तो ये हम लोग को मालूम चलता है उच्छृंग जातक से। 35 का सही ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन है सी। कौन सा साहित्य बताता है कि समाज के निचले वर्गों में विधवा विवाह एक समान मामला था? तो ये हम लोग को मालूम चलता है उच्च जातक से। तो 35 का है सही ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36। यहां हम लोग को एक और बात है कि हम लोग देख रहे हैं कि हस्बैंड, पति जो है दूसरी शादी कर सकते हैं पहली पत्नी के रहते हुए। तो क्या ये बात महिलाओं के लिए भी है? हाँ, ये महिलाओं के लिए भी है
किसी खास दशा में यदि मान लीजिए पति में कोई बीमारी हो जाए या बहुत दूर चले जाए हमेशा के लिए, तो ऐसी स्थिति में पहले पति के रहते हुए भी पत्नी की शादी होती थी। ये बात हम लोग को कहाँ से मालूम चला है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36, विच लिटरेचर गिव्स अस एविडेंस दैट अ लेडी कुड मैरी इन द लाइफ टाइम ऑफ हर हस्बैंड? कौन सा साहित्य हमें इस बात का प्रमाण देता है कि एक महिला अपने पति के जीवन काल में शादी कर सकती थी? तो वशिष्ठ धर्मसूत्र के अनुसार, वशिष्ठ धर्मसूत्र के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन है वशिष्ठ धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र। तो वशिष्ठ धर्मसूत्र के अनुसार हम लोग को ये मालूम चलता है कि कोई खास परिस्थिति, यदि हस्बैंड इज इम्पोर्टेंट या उनको कोई ऐसा रोग हो गया या वो घर छोड़ के चले गए, तो ऐसी स्थिति में वशिष्ठ धर्मसूत्र के अनुसार एक महिला, एक औरत, एक लेडी, एक फीमेल पहले पति के रहते हुए विवाह कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। हु वॉज सालवती? सालवती या सालावती या सलावती कौन थी? शी वॉज अ कोटिशियन फ्रॉम राजगिरी एंड शी वॉज ऑल्सो फिजिशियन जीविका's मर्डर। तो जीविका की माँ थी और राजगीर की नर्तकी भी थी। तो 37 का सही ऑप्शन है ए और सी। सलावती या सालावती कौन थी? कौन थी ये? तो राजगिरी की नर्तकी थी और चिकित्सक जीविका की मां थी। तो 37 का सही ऑप्शन है ए और सी। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट द टर्म भक्त meant in Bihar in the period from 600 BC to 325 BC? 600 ईसा पूर्व की अवधि से 325 ईसा पूर्व की अवधि तक बिहार में भक्ता शब्द का क्या अर्थ है? ये सब देखिए, समझिए। उत्तर ऋग्वेदिक काल में इगैलिटेरियन सोसाइटी था। कहने का मतलब है समाज करीब करीब समान था, जो भी कुछ आता था पूरे समाज में वितरण होता था। तो इसको कहा जाता था भत्ता। जो आज सैलरी के रूप में भत्ता देखते हैं, इसका ओरिजिन जो है मूल रूप से ऋग्वेद के समय में आया। अब उत्तर वैदिक काल में जो है ईस्ट यूपी और बिहार के तरफ आए, और यहाँ का मुख्य अनाज क्या है? राइस, चावल। तो चावल को ही भत्ता भत्ता कहा जाने लगा, और इसी भत्ता शब्द से शब्द आया भात। तो जो शब्द है भक्ता, इसी भत्ता शब्द से निकला है, और इसका अर्थ होता है राइस, चावल। 38 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट द टर्म सूप meant in Bihar in the period from 600 BC to 325 BC? सूप शब्द का बिहार में 600 ईसा पूर्व की अवधि से 325 ईसा पूर्व की अवधि तक क्या अर्थ था? दाल को हम लोग सूप कहते हैं, दाल। तो 39 का सही ऑप्शन है बी। 40, व्हाट द टर्म उदनंथ meant in बिहार? उदनंत शब्द का क्या अर्थ है? सत्तू। सत्तू को हम लोग, सत्तू का एक वैरायटी है, सत्तू का एक प्रकार है, सत्तू का एक किस्म है, जिसको हम लोग उदनंत कहते हैं। तो 40 का डी, 40 का डी यानी सत्तू का एक ये प्रकार है। 41, व्हाट द टर्म यवागु meant in Bihar in the period from 600 BC to 325 BC? यवगु शब्द का बिहार में 600 ईसा पूर्व की अवधि से 325 ईसा पूर्व की अवधि तक क्या अर्थ थी? यवगु कह लीजिए खिचड़ी, लेकिन उस समय खिचड़ी या तो चावल का बनता था या आपका जौ का बनता था। तो चावल का बना हुआ खिचड़ी या जौ का, बार्ली का बना हुआ खिचड़ी को हम लोग कहते थे यवगु। तो 41 का है सी, 41 का है सी। चलिए अब हम लोग
मध्यकालीन भारतीय इतिहास में प्रवेश करते हैं। और अगला 10 क्वेश्चन है कि वो स्रोत जिसके आधार पे हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को रचते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी स्टडी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 42, मैच द फॉलोइंग। फुतू अल सलातीन, इसको लिखने वाले थे, इसके लेखक थे, ऑथर थे ख्वाजा अबू मलिक इसामी। किताब उर रहमान, ये किताब लिखा गया था इब्न बतूता द्वारा। इब्न बतूता, ही वॉज द ऑथर ऑफ किताब उल रहला। तारीख सलातीन ए अफगान, इट हैज बीन रिटन बाय अहमद यदगार। मखजान ए अफगानी, इट हैज बीन रिटन बाय मखजान ए अफगानी हैज बीन रिटन बाय नियामतुल्लाह। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। करेक्ट ऑप्शन इज ए। लेट्स गो टू हिंदी। फुतू अल सलातीन, ये लिखने वाले थे ख्वाजा अबुल मलिक इसामी। किताब उल रहला इब्न बतूता द्वारा लिखा गया। तारीख सलातीन ए अफगान, ये अहमद यादगार के द्वारा लिखा गया। और मखजान ए अफगानी, ये लिखा गया नियामतुल्लाह के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 42 का, 42 का सही ऑप्शन है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, विच बुक वॉज इंटेंडेड टू बी शाहनामा ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का शाहनामा बनने के लिए किस पुस्तक का इरादा था। जब ये पुस्तक लिखा गया था तो एक तरह से इस तरह से बनाया गया था कि हिंदुस्तान के बारे में सारा जिक्र जानकारी इसमें रहे। तो शाहनामा ऑफ हिंदुस्तान आप कह सकते हैं, इसका वो ऑब्जेक्टिव था, वो था आपका फुतू अल सलातीन। 43 का है सही ऑप्शन ए, फुतू अल सलातीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, हु वॉज द पैटर्न ऑफ ख्वाजा अबुल मलिक इसामी। देखिए ख्वाजा अबुल मलिक इसामी मोहम्मद तुगलक के साथ दिल्ली से ये दौलत नगर गए, लेकिन इनके संरक्षक के रूप में बहामनी डायनेस्टी, बहामनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन बहामान शाह थे। सो द पैटर्न ऑफ ख्वाजा अबुल मलिक इसामी वॉज अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह। 44 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 45, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर्स वॉज फ्रॉम मोरक्को, स्टेड इन इंडिया फॉर 9 years एंड वॉज काजी ऑफ दिल्ली फॉर 8 years। इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे जो भारत आए थे, भारत में 9 साल रहे भी और 8 साल तक वो दिल्ली के काजी भी बने रहे। तो 45 का सही ऑप्शन है सी। 45 का सही ऑप्शन है सी, इब्न बतूता। 45 का सही ऑप्शन है सी, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डील विद द हिस्ट्री ऑफ अफगान्स इन इंडिया। तारीख सलातीन ए अफगान नाम बता रहा है और मखजान ए अफगानी, ये दोनों किताबों से हम लोग को भारत में अफगान के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन अध्ययन का ये स्रोत कह सकते हैं। तो 46 का सही ऑप्शन है ए और बी। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश के बारे में हम लोग को जानकारी तारीखे दौदी से मिलता है और तारीखे सलातीन ए अफगान में भी हम लोग को लोधी वंश का जानकारी हम लोग को मिलता है। तो 47 का सही ऑप्शन है, 47 का सही ऑप्शन है ए और सी। तारीखे दौदी, तारीखे सलातीन ए अफगान से हम लोग को लोधी वंश की जानकारी मिलती है। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सूर डायनेस्टी। सूर वंश के बारे में हम लोग को जानकारी
तारीख दाऊदी से मिलती है। तारीख दाऊदी हम लोग को सूर्यवंश की जानकारी देता है। 48 का सही ऑप्शन है ए। 49, हु इज द ऑथर ऑफ तारीख दाऊदी? तारीख दाऊदी के लेखक कौन है? तो उनके लेखक है, तारीख दाऊदी के लेखक हैं अब्दुल्ला। तारीख दाऊदी का लेखक है अब्दुल्ला। 49 का है बी। 50, कौन सा किताब है जिसमें हम लोग को लोदी वंश का भी जानकारी मिलता है? हम लोग तारीख दाऊदी के बारे में पढ़ें, तारीख दाऊदी के बारे में हम लोग देखें कि सूर्यवंश, लेकिन सूर्यवंश के अलावा तारीख दाऊदी में आपको लोदी वंश का भी जिक्र है, लोदी वंश का भी इंफॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट लोदी डायनेस्टी? तो ये तारीख दाऊदी से हम लोग को लोदी वंश का भी जानकारी मिलता है। 50 का सही ऑप्शन है ए। 50 का सही ऑप्शन है ए। हु वॉज द ऑथर ऑफ फवादुल फाविद? फवाद उल फवाद के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अमीर हसन सिजकी। या अमीर हसन सिजी, ये सूफी सेंट के बारे में इस किताब में दिया हुआ है। तो 51 का सही ऑप्शन है ए। अब हम लोग चलते हैं, अगला 10 क्वेश्चन करते हैं मध्यकालीन बिहार। पिछले टेस्ट में हम लोग कर्नाट वंश पे अध्ययन किए थे। कर्नाट वंश अभी शेष और भी है, क्योंकि आगे तक हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में करना है, क्योंकि मेडिवल बिहार शुरू होता है कर्नाट वंश से, कर्नाट डायनेस्टी से। आज हम लोग 13वीं शताब्दी के बारे में बात करेंगे, 13th सेंचुरी की बात करेंगे, जब बख्तियार खिलजी जो है बिहार में आए थे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 से डिस्कशन चालू करते हैं। In the 13th century, the forest tract of Gaya and Hazaribagh areas were under the rule of which dynasty? 13वीं शताब्दी में गया और हजारीबाग एक जंगल क्षेत्र था, और वहां किस वंश के शासन, कौन से वंश के शासन के अधीन वो क्षेत्र था? यानी गया और हजारीबाग का जो जंगल क्षेत्र है, कौन से वंश के तहत आता था? तो वो वंश था मान डायनेस्टी या माना डायनेस्टी या मान वंश। 52 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 53, कि ये जो हजारीबाग और गया का जो जंगल वाला क्षेत्र है, फारसी स्रोत में, पर्शियन स्रोत में उस जगह को क्या बोला जाता था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट ट्रैक्ट ऑफ गया एंड हजारीबाग एरिया इन द 13th सेंचुरी पर्शियन सोर्सेज? इसको कहा जाता था झारखंड, है ना। गया, देखिए ओरिजिनली गया और हजारीबाग का पर्शियन सोर्स में उस जगह को कहा जाता था झारखंड। 13वीं शताब्दी के फारसी स्रोतों में गया और हजारीबाग क्षेत्र के वन क्षेत्र का क्या नाम था? तो जो हम लोग को नाम का उल्लेख मिलता है वो झारखंड। अब मॉडर्न डे वर्तमान झारखंड से प्लीज इसको कंपेयर ना करें। तो 53 का सही ऑप्शन है ए। 54, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट ट्रैक्ट ऑफ गया हजारीबाग एरिया इन द 13th सेंचुरी मुगल सोर्सेज? यदि हम मुगल पारसी स्रोत में गया और हजारीबाग के वन क्षेत्र को झारखंड बोला जाता था, लेकिन मुगल स्रोत में ये 13वीं शताब्दी में गया और हजारीबाग के जंगल क्षेत्र को क्या बोला जाता था? तो उसको बोला जाता था खोखड़ा देश, उसको बोला जाता था खोखरा देश। क्वेश्चन नंबर 54, 54 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 55, 13वीं शताब्दी जब बख्तियार खिलजी बिहार आए थे, तो उत्तरी पलामू और शाहाबाद का क्षेत्र, उत्तरी पलामू और शाहाबाद के क्षेत्र में किन लोगों का राज था? क्योंकि देखिए बख्तियार खिलजी जब बिहार आए हैं तो उनको बिहार पे आक्रमण करने में सबसे सहूलियत इस बात की थी कि यहाँ कोई सेंट्रल अथॉरिटी था ही नहीं, यहाँ कोई प्राधिकार नहीं था जो कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण को रोक सके, क्योंकि पूरा बिहार छोटे छोटे पॉकेट में विभाजित था और छोटे छोटे राजा या कबीला सरदार इसको राज करते थे। तो उसी समय उत्तरी पलामू और शाहाबाद में कौन कौन सा सरदार थे? तो एक था चेरो चीफ्स और दूसरे थे खारवार चीफ्स। 13वीं शताब्दी में उत्तरी पलामू और शाहाबाद वाले हिस्से पे किसने शासन किया? तो चेरो प्रमुख और खरवार प्रमुख। तो 55 का सही ऑप्शन है ए और बी। यदि हम लोग बिहार शब्द, तवाक़े नसरी में हम लोग बिहार शब्द सुनते हैं, तो बिहार शब्द जो है ये फारसी स्रोत में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है?
तो आज का जो वर्तमान का दक्षिण बिहार है, प्रेजेंट डे साउथ बिहार, यानी गंगा के दक्षिण का भाग, साउथ ऑफ गंगा को ही बिहार कहा जाता था, क्योंकि इस शब्द को तिरहुत से अलग किया जाता था। यानी नॉर्थ बिहार अलग था, तिरहुत क्षेत्र अलग था। बिहार का अर्थ हुआ दक्षिण बिहार, वर्तमान का दक्षिण बिहार। 56, विच एरिया डज द वर्ड बिहार डिनोटेड इन द 13th century पर्शियन सोर्सेस? सही ऑप्शन है प्रेजेंट डे साउथ बिहार। साउथ बिहार मीन साउथ ऑफ द गंगा। 56, 13वीं शताब्दी के फारसी स्रोतों में बिहार शब्द किस क्षेत्र को दर्शाता था? तो वर्तमान दक्षिण बिहार। 56 का है ए। 57, Who was the ruler of Tirhut at the time of Bakhtiyar Khilji's invasion of Bengal in 1202-1203? 1202-1203 में जब बंगाल पे बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था, उस समय तिरहुत के शासक कौन थे? तो कर्नाट वंश के नरसिम्हा देव। कर्नाट वंश के नरसिम्हा देव। तो 57 का सही ऑप्शन है सी। चलिए 58 पे, वाई बख्तियार खिलजी डिड नॉट एनेक्स तिरहुत एंड दरभंगा? बख्तियार खिलजी जब बंगाल का आक्रमण कर रहे थे, तिरहुत और दरभंगा क्षेत्र से गुजरे थे, तो भी इस क्षेत्र को कब्जा क्यों नहीं किए? वो इसलिए नहीं किए क्योंकि कर्नाट वंश के जो राजा नरसिम्हा देव थे, वो बोले कि हम आपको एनुअल ट्रिब्यूट देंगे, आपको शुल्क देंगे, उपहार देंगे, आपकी अधीनता को हम स्वीकार करेंगे। इसी पे क्वेश्चन नंबर 58 है, वाई बख्तियार खिलजी डिड नॉट एनेक्स तिरहुत एंड दरभंगा? बिकॉज राजा नरसिम्हा देव अग्रीड टू पे ट्रिब्यूट। बख्तियार खिलजी ने तिरहुत और दरभंगा पर कब्जा क्यों नहीं किया? इसलिए कि राजा नरसिंह देव वार्षिक शुल्क देने के लिए सहमत हुए। 58 का सही ऑप्शन है ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इसमें सेना वंश था। सेना डायनेस्टी, बख्तियार खिलजी के समय सेना डायनेस्टी थी, सेना वंश थी। सेना वंश की राजधानी कौन थी? सेना वंश की राजधानी थी नादिया। इसीलिए नादिया को बख्तियार खिलजी अपने कब्जे में किए। क्वेश्चन नंबर 59, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ लक्ष्मण सेन? नदिया। निम्नलिखित में से कौन लक्ष्मण सेना की राजधानी थी? लक्ष्मण सेन की, तो वो थी नादिया। 59 का है ए। एट द टाइम ऑफ बख्तियार खिलजी इन्वेजन विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर पिठी? पिठी है आपका गया के आसपास का क्षेत्र है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पीठी पे किस वंश का शासन था? जैसा कि हम लोग कह चुके थे कि आधुनिक बिहार जो है छोटे छोटे सरदारों में, राजाओं में विभाजित था। तो पीठी पे किसका अधिकार था? पीठी पे अधिकार था सेना का, है ना, सेन वंश का। तो 60 का है सही ऑप्शन ए, सेन वंश। 60 का सही ऑप्शन है ए। 61, एट द टाइम ऑफ बख्तियार खिलजीज इन्वेशन विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर रोहतास जपला एरिया? जो आज हम लोग रोहतास कहते हैं, उसको रोहतास, पूरा नाम रोहतास जपला क्षेत्र था वो। तो इस रोहतास जपला क्षेत्र पे बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय किस वंश का शासन था? तो वो था आपका महायंक। एट द टाइम ऑफ बख्तियार खिलजीज इन्वेशन विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर रोहतास जपला एरिया? तो आंसर इज बी, महायंक। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय रोहतास जपला क्षेत्र पर महायंक वंश का शासन था। महायंक वंश का शासन था। इसको महायंक ऐसे पढ़िएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही ऑप्शन है बी। अब हम लोग मॉडर्न इंडिया के 10 क्वेश्चन लेंगे, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोग बात कर रहे हैं, और इसका एक चरण है नवंबर 1921 से लेके फरवरी 1922। द लास्ट फेज यू कैन से इट इज फ्रॉम नवंबर 1921 टू फरवरी 1922। इसी पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट हसरत मोहानी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, हु कॉइन्ड द नोटेबल स्लोगन इनकिलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद का उल्लेखीय नारा किसने गढ़ा? तो इनका नाम है हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने ये शब्द दिया, इनकलाब जिंदाबाद।
हसरत मोहानी हैज गिवन दिस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। 62 का सही ऑप्शन है बी। सैयद फजल उल हसन, इनका ओरिजिनल नाम है सैयद फजल उल हसन। ये फ्रीडम फाइटर भी थे, भारतीय स्वतंत्र संग्राम में इनका हिस्सेदारी था और बहुत बड़े कवि थे उर्दू भाषा के। इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, ये शब्द सैयद फजल उल हसन यानी हसरत मोहानी द्वारा 1921 में दिया गया था। नंबर 1। नंबर 2, हजरत मोहानी यानी सैयद फजल उल हसन के साथ एक थे स्वामी कुमारानंद, और यही दोनों मिलके पहली बार, अभी तक स्वराज की बात होती थी, लेकिन 1921 में 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अहमदाबाद का अधिवेशन था। अहमदाबाद सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1921, और पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, पूर्ण रूप से ब्रिटिश से आजादी, स्वराज की बात नहीं किया गया था। पहली बार कांग्रेस के पटल पे हजरत मोहानी और स्वामी कुमारानंद ही इस शब्द को रखे थे कि हम लोग को चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 63, हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट पर्सन to demand complete independence for India? Azadi-e-Kamil, not Swaraj. Complete independence, Azadi-e-Kamil in 1921 at the Ahmedabad session of the Indian National Congress. 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहली व्यक्ति के रूप में किसे माना जाता है? वो हैं हसरत मोहानी। हालांकि इनके साथ इनके बाद को सेकंड किए थे स्वामी कुमारानंद भी। तो 63 का सही ऑप्शन है ए, लेकिन हजरत मोहानी के साथ थे स्वामी कुमारानंद। देखिए 1921 का सेशन था और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एक मैनिफेस्टो साइन किया गया था एमएन रॉय और अबानी मुखर्जी द्वारा। एमएन रॉय और अबानी मुखर्जी 1921 में एक मैनिफेस्टो ये साइन करवाए थे सब अपने मेंबर्स से कि भाई हम लोग को ब्रिटिश से कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और यही जब कांग्रेस अधिवेशन में रखा गया अहमदाबाद के, तो हजरत मोहानी इसी मैनिफेस्टो के आधार पर डिमांड किए कि नहीं, हम लोग को स्वतंत्र एक कामिल चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। 64, हु वाज द प्रेसिडेंट at the Ahmedabad session of the Indian National Congress in 1921? 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? देखिए सीआर दास प्रेसिडेंट थे, लेकिन अध्यक्षता नहीं कर पाए, तो हकीम अजमल खान। तो सही ऑप्शन है सीआर दास थे अध्यक्ष, और यदि एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात की जाए तब आंसर होगा हकीम अजमल खान। तो प्रेसिडेंट कौन थे? सीआर दास थे। एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान। तो 64 का सही ऑप्शन है, 64 का सही ऑप्शन है बी, सीआर दास। और यदि एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो है हकीम अजमल खान। 65, Sayyid Fazl ul Hasan was popularly known as Hazrat Mohani. What does his last name Mohani refer to? सैयद फजल उल हसन को हसरत मोहानी के नाम से जाना जाता है। उनका अंतिम नाम मोहानी किससे संबंधित है? हसरत मोहानी। तो मोहानी किससे संबंधित है भाई? मोहानी उनका जन्म स्थल है, मोहन, और इसी शब्द आया मोहानी। अदरवाइज कृष्णा से इनको प्यार भी है, कृष्ण के भक्त भी थे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। लेकिन 65 का सही ऑप्शन है हिज बर्थ प्लेस, उनका जन्म स्थान मोहन था, इसलिए मोहानी शब्द इस्तेमाल किया गया था। 65 का सही ऑप्शन है ए। आज का जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे एक जगह है, टाउन है मोहन, और इसलिए जब भी वो पोएट्री लिखते थे तो उस मोहन से मोहनी अपने नाम के आगे लिखते थे।
ये बहुत सारे उनके कविता में कृष्ण भगवान के लिए भी बहुत ज्यादा आदर हम लोग को देखने को मिलता है। और हजरत मोहानी मथुरा भी जाते थे कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने के लिए, टू सेलिब्रेट कृष्ण जन्माष्टमी। क्वेश्चन नंबर 66, वाई वॉज हजरत मोहानी एक्सपेल्ड फ्रॉम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थ्राइस? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ही बाद में बना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और यहां से हजरत मोहानी को 3 बार निकाल दिया गया क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करते थे, बिकॉज ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 66 का ए, हजरत मोहानी को मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, यहां पे हजरत मोहानी पढ़ा करते थे और उनको 3 बार यहां से हटा दिया गया था, निकाल दिया गया था कॉलेज से। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार की वो आलोचना करते थे। 66 का ए, और यहीं पे हजरत मोहानी की दोस्ती हुई मौलाना मोहम्मद अली जौहर से और मौलाना शौकत अली से। हजरत मोहानी की दोस्ती एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौलाना मोहम्मद अली जौहर से और मौलाना शौकत अली से उनकी दोस्ती हुई थी। और चूंकि ये इतने बड़े आलोचक थे अंग्रेज सरकार के कि 3 बार इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। 67, हु रोड द पॉपुलर गजल चुपके चुपके रात दिन? आप एक गजल सुने होंगे, लोकप्रिय गजल चुपके चुपके रात दिन, किसने लिखी है? ये लिखने वाले हजरत मोहानी हैं, जिसको आप कभी गुलाम अली के स्वर में सुनेंगे या जगजीत सिंह से सुनेंगे, लेकिन ओरिजिनल राइटर जो हैं इस गाने के चुपके चुपके रात दिन हजरत मोहानी द्वारा ही लिखा गया। 67 का ए, इन विच मूवी हजरत मोहानी वॉज फीचर्ड? हजरत मोहानी को एक फिल्म में चित्रित भी किया गया है, वो फिल्म है निकाह। सलमा आगा, राज बब्बर और दीपक पराशर का ये मूवी है निकाह। 68 का है सही ऑप्शन ए। 69, हजरत मोहानी के लिए क्या सही है? ही वॉज अ मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यस, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सही है। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये भी सही है। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट नहीं बने 1919 में, सही डी, ऑल द ऑप्शंस। हजरत मोहानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, एकदम सही है। वे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ये भी सही है। वे 1919 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, ये भी सही है। तो 69 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 69 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 70 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर हजरत मोहानी? ही अपोज द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर थे, लेकिन भारत का विभाजन को वो एकदम विरुद्ध थे। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन प्लान ऑन 3 जून 1947, मोहानी रिजाइंड एज अ मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जब भारत का विभाजन हुआ तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से वो रिजाइन कर दिए। एंड देन ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया विच ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सी भी सही है। तो 70 का डी, ऑल द ऑप्शंस। हजरत मोहानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया, ये सही है। 3 जून 1947 को विभाजन योजना की घोषणा के बाद मोहानी ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया, ये भी सही है। और वो भारत की संविधान सभा के सदस्य बने, जिसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सारा ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शन, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, यूएसएसआर पुराना सोवियत संघ हुआ करता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। जब ब्रिटिश शासन से भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई, तो हजरत मोहानी भी यही चाहें कि इंडिया भी यूएसएसआर जैसा संघ बने। उसी पे क्वेश्चन नंबर 71 है। हु वांटेड अ कॉन्फेडरल
set up on the pattern of Union of Soviet Socialist Republic after complete independence from the British rule? तो सही आंसर है हसरत मोहानी। ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता के बाद सोवियत साम्राज्यवादी गणराज्य संघ की तर्ज पर एक संघ की स्थापना कौन चाहता था? तो वो थे हसरत मोहानी। 71 का है सही ऑप्शन आपका ए। अब चलते हैं हम लोग बिहार में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन बिहार, बिहार में असहयोग आंदोलन। नागपुर अधिवेशन के बाद बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की उप समिति बनी, सब कमेटी बना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बिहार में देखने के लिए कि क्या बिहार किस हद तक तैयार है असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद गांधी जी के परामर्श से, ऑन द एडवाइस ऑफ गांधी जी, प्रांत के हर एक हिस्से से प्रतिनिधि को भी चुना गया ताकि वो अपने जगह पे अपने क्षेत्र में जाके असहयोग आंदोलन का प्रचार करें। तो इसी पे क्वेश्चन नंबर 72 है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से कौन थे? तो गया से थे बाबू कृष्ण प्रकाश सिन्हा, भागलपुर से थे बाबू गजधर प्रसाद, हजारीबाग से थे आपके बाबू बजरंग सहाय, मुजफ्फरपुर से थे मौलवी मोहम्मद सफ़ी, सारण से मौलवी जकरिया हाशमी और आपके मुंगेर से मौलवी मोहम्मद जुबैर। तो 72 का सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, 72 का सही ऑप्शन है ए। चलिए अब हिंदी में देखते हैं। असहयोग आंदोलन के प्रतिनिधि गया से बाबू कृष्ण प्रकाश सिन्हा, भागलपुर से बाबू गजधर प्रसाद, हजारीबाग से बाबू बजरंग सहाय, मुजफ्फरपुर से मौलवी मोहम्मद सफ़ी, सारण से मौलवी जकरिया हाशमी और मुंगेर से मौलवी मोहम्मद जुबैर। तो 72 का सही ऑप्शन है ए, 72 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। Which of the following movement gave a boost to non-cooperation movement in छोटा नागपुर डिवीजन? देखिए झारखंड में असहयोग आंदोलन काफी अछूता सा रहा, मीन्स इट डिड नॉट मीट विथ मच सक्सेस इन झारखंड एज कंपेयर टू नॉर्थ बिहार, तिरहुत में, वेस्ट चंपारण में। लेकिन असहयोग आंदोलन को एक बहुत बड़ा इंजन मिल गया, वहां पे एक बहुत बड़ा कहिए कैटलिस्ट मिल गया, बहुत बड़ा एक उत्प्रेरक मिल गया, और वो उत्प्रेरक था ताना भगत आंदोलन। ताना भगत मूवमेंट से छोटा नागपुर डिवीजन में, छोटा नागपुर प्रांत में असहयोग आंदोलन को बहुत बड़ा बढ़ावा मिला। क्वेश्चन नंबर 73 इसी पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट गेव अ बूस्ट टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन छोटा नागपुर डिवीजन? वो है ताना भगत मूवमेंट। 73 का है बी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने छोटा नागपुर डिवीजन में असहयोग आंदोलन को बढ़ावा दिया? तो वो था आपका बी, ताना भगत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 74। ताना भगत आंदोलन में बहुत सारे लीडर थे, जैसे कि सीबू, माया, शुक्रा, सिन्हा, देविया। तो इनको मार्च 1921 में अरेस्ट कर दिया गया। फिर सेकेंड लाइन ऑफ लीडर आए, तो वो सेकेंड लाइन ऑफ लीडर कौन थे? इसी पे क्वेश्चन नंबर 74 है। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ शिबू, माया, शुक्रा, सिन्हा, देविया इन मार्च 21, हु लेड द ताना भगत मूवमेंट? तो तुरिया भगत और जीतू। 74 का है सही ऑप्शन ए और बी। मार्च 1921 में सीबू, माया, शुक्रा, सिन्हा और देविया ये लोग फ्रंट लाइन लीडर थे। इनके गिरफ्तारी के बाद ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सेकेंड लाइन जो दूसरे स्तर पे जो लीडर उभरे उनमें एक थे तुरिया भगत और जीतू। 74 का है ए और बी। 75 एज डायरेक्टेड बाय गांधी जी, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत इन बिहार। गांधी जी बोले थे कि असहयोग आंदोलन का वो एक रूपरेखा तैयार कर लिए थे कि जो वॉलंटियर हैं, जो स्वयं सेवक हैं, उनको क्या क्या करना है, और उसमें सभा, ग्राम सभा, पंचायत की स्थापना पे गांधी जी का बहुत जोर था। तो सारण में पंचायत की स्थापना
की जिम्मेवारी किसको दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 75 उसी पे है। एज डायरेक्टेड बाय गांधी जी, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव वॉज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत इन बिहार। Who among the following leaders were associated with it in सारण? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री मजरूल हक। 75 का सही ऑप्शन है ए और बी। गांधी जी के निर्देश अनुसार बिहार में पंचायत की स्थापना एक प्रमुख उद्देश्य था। असहयोग आंदोलन में निम्नलिखित नेताओं में से कौन सारण में इसमें जुड़े थे? देखिए हम लोग बिहार में असहयोग आंदोलन ही कर रहे हैं, तो सारा क्वेश्चन असहयोग आंदोलन से ही है। तो निम्नलिखित नेताओं में से कौन सारण में इससे जुड़े थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री मजरूल हक। तो क्वेश्चन नंबर 75 का है ए और बी। 76, बहुत सारे इंडिया लेवल के लीडर भी झारखंड गए और झारखंड में लोग को उत्साहित किए असहयोग आंदोलन के लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 76 इसी पृष्ठभूमि पे है कि हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वेर इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन प्रेजेंट डे झारखंड? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी गए, श्री मजरूल हक भी गए, स्वामी विश्वानंद भी गए और पंडित मोतीलाल नेहरू भी गए। झारखंड में इनको श्रेय दिया जाता है ओवरऑल झारखंड, प्रेजेंट डे ओवरऑल झारखंड, चाहे रांची हो, चाहे पलामू हो, चाहे जमशेदपुर हो। ए बी सी डी करेक्ट ऑप्शन। वर्तमान झारखंड में असहयोग आंदोलन के प्रचार में निम्नलिखित में से कौन नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री मजरूल हक, स्वामी विश्वानंद और आपके पंडित मोतीलाल नेहरू। तो ए बी सी डी 76 का सही ऑप्शन है ए बी सी और डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, हु इनिशिएटेड द स्पिरिट ऑफ एंथुजियाज्म फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन गिरिडीह? गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के लिए उत्साह की भावना का सूत्रपात किसने किया? तो वो थे आपके बाबू बजरंग सहाय, बाबू बजरंग सहाय इन गिरिडीह। 77 का सही ऑप्शन है बी। 78, हु इनिशिएटेड द स्पिरिट ऑफ एंथुजियाज्म फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन जमशेदपुर? जमशेदपुर में असहयोग आंदोलन के लिए उत्साह की भावना का सूत्रपात किसने किया? जो टाटा कंपनी की जो लेबर थे उनके बीच में गांधी जी के कठियावाड़ के एक पुराने शिष्य थे जिनका नाम था हरिशंकर व्यास। और हरिशंकर व्यास जो है असहयोग आंदोलन का ऐसा जज्बा भर दिए कि जमशेदपुर में एकदम नॉन स्टॉप हड़ताली हो गया। तो 78 का है सही ऑप्शन ए हरिशंकर व्यास। 78 का सही ऑप्शन है ए हरिशंकर व्यास। 79, why the leaders of non-cooperation movement boycotted the धोबी community in चक्रधरपुर? असहयोग आंदोलन के नेताओं ने चक्रधरपुर में धोबी समुदाय का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि बार बार गांधी जी कहते थे कि नशा छोड़िए। असहयोग आंदोलन में यदि आप कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो नशाखोरी, नशीले पदार्थ का इस्तेमाल, सेवन बंद कर दीजिए। तो धोबी समुदाय इस चीज को नहीं छोड़े तो वहां के असहयोग आंदोलन के जितने भी कार्यकर्ता हैं धोबी का भी बहिष्कार कर दिए। तो 79 का है ए दे डिड नॉट स्टॉप द यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, उन्होंने नशीले पदार्थों का सेवन बंद नहीं किया। 79 का सही ऑप्शन है ए। व्हाट वॉज द रोल ऑफ टाटा कंपनी ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन जमशेदपुर? जमशेदपुर में असहयोग आंदोलन के दौरान टाटा कंपनी की क्या भूमिका थी? भाई टाटा कंपनी में मजदूर हड़ताल पे चले गए। टाटा कंपनी का पॉलिसी यही रहा कि हम इसमें हस्तक्षेप ना करेंगे, नहीं कांग्रेस की तरफ से नहीं अंग्रेज की तरफ से। ये मजदूर का मामला है, मजदूर के मामले में वो किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो 80 का सही ऑप्शन है दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द हड़ताल्स कॉल्ड बाय द लेबरर्स। टाटा कंपनी मजदूरों द्वारा बुलाई गई हड़तालों में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया। 80 का सही ऑप्शन डी। 81, व्हाट वाज द अनकंडीशनल कंपल्सरी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज डायरेक्टेड बाय गांधी जी? गांधी जी द्वारा निर्देशित असहयोग आंदोलन का बिना शर्त अनिवार्य तत्व क्या था? गांधी जी
का देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पोस्टपोन, स्थगित इसलिए कर दिया गया क्योंकि हिंसा हुई थी। तो गांधी जी का पहला शर्त यही था कि जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोग हैं, असहयोग आंदोलन में हैं, अहिंसा के मार्ग पर ही चलेंगे। तो इसीलिए 81 का द अनकंडीशनल कंपल्सरीली एसेंशियल एलिमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज नॉन वायलेंस। असहयोग आंदोलन का बिना शर्त अनिवार्य तत्व था अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा। तो 81 का है सही ऑप्शन ए, 81 का है सही ऑप्शन ए। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 81 किए। कल हम लोग दूसरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 82 से लेकर 152 तक डिस्कस करेंगे। अच्छा से समझिए, समझने में कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से इंक्वायरी कीजिए, आपको आंसर दे दिया जाएगा। कीप योर स्पिरिट हाई, पढ़ते रहिए, एग्जाम अपने निर्धारित समय पे होगा। आप एग्जाम कब होगा वो कैलकुलेशन में समय नहीं बर्बाद कीजिए, रिवीजन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और अब की बार 140 के पार। थैंक यू।